तो जेम्स फॉर नीट 2026 अभी जो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है। बड़े स्पेसिफाइड डाउट्स आप पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर एक वीडियो आपके साथ शेयर या तो करा जा चुका है या मैं अभी टीम से कहूँगा वो बहुत जल्दी कर दें। उसमें भी अगर आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, हम जो है स्पेसिफिक डाउट उसके भी आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत कॉमन थ्रेड जो बहुत से बच्चों का निकल के आ रहा है वो है नेफ्रॉन और रीनल फिजियोलॉजी। तो संचित भी यही कह रहे हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से इनका नाम रघुवंश है, ये भी यही कह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से जो बच्चे हैं वो काउंटर करंट मैकेनिज्म, द कूल समथिंग है ना, तो इस तरह के सब बच्चों ने ये कहा है कि सर किसी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं रीनल फिजियोलॉजी में। और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल आपको इस चीज़ में आ रही है। तो देखिए, जब भी रीनल फिजियोलॉजी पढ़नी होती है तो सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड एक फंक्शनल डायग्राम समझ लीजिए नेफ्रॉन का। तो फंक्शनल डायग्राम उस डायग्राम को कह रहे हैं जो एनाटॉमिकल पिक्चर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा रीनल फिजियोलॉजी में जब मैं बात कर रहा हूं, तो एक्चुअल एनाटॉमिकल ये नहीं है। मैंने इस डायग्राम को सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करके मुझे इस डायग्राम की मदद से रीनल फिजियोलॉजी समझनी है। ऊपर वाला पार्ट रीनल कॉर्टेक्स है और नीचे वाला पार्ट रीनल मेडुला है। अब हमने ये कहा कि इसमें जो कॉर्टेक्स है उसी में बोमेंस कैप्सूल है, एक नेफ्रॉन है, ये खाली 15% है। ये भी कॉर्टेक्स से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये 15% जक्स्टा मेडुलरी है। इसका मतलब ये मेडुला के पास है, मेडुला में नहीं है, ये मेडुला के पास है, जक्स्टा मेडुलरी है। और इनका कुछ पार्ट पहले तो ये पार्ट तो कॉर्टेक्स में ही आप जानते हैं, इसे पीसीटी कहा जाता है। और इनका जो कुछ पार्ट है वो डीप जाता है इनटू दी मेडुला। और ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपको समझ में आया, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। इसमें हमने ये कहा कि फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है और ये काउंटर करंट भी कहते हैं इसको। जब फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन दो एडजेसेंट लिम्ब्स में एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसे काउंटर करंट कहते हैं। ध्यान से देखिए, मैं थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की वॉल्स को थिकर कर रहा हूं और ये जो है थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की, और जो नीचे बच गई वो थिन सेगमेंट है। ये वापस आया कहां पर? कॉर्टेक्स में, और एक और कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बना। एंड नीडलेस टू से दिस वुड बी कॉल्ड एज डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये जाकर के खुलेगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट का एक पार्ट होगा उसको आप कहेंगे कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, और एक पार्ट होगा जिसे आप कहेंगे मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। आपने एक इस नेफ्रॉन को प्लेस कर दिया। पहली बात तो इतनी बात आपको अच्छे से पता है, मैंने एक बार आपको क्विक रिवाइज करा दिया। अब हमें यह पता है कि यहां पर भी फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन इस तरह से होगी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, दो एडजेसेंट लिम्ब्स में अगर फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो हम उसे क्या कहेंगे? काउंटर करंट कहेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मुझे यहां पर मुझे ब्लड को लेकर के आना है। सो ब्लड में लेकर के आया एक आर्टीरियोल की मदद से। इस आर्टीरियोल को हम कह रहे हैं, जो ब्लड लेकर के आ रही है इसे हम कह रहे हैं आफरेंट आर्टीरियोल। इसकी भी वॉल मैंने थिक बनाई और ये आफरेंट आर्टीरियोल एक पैरेलल कैपिलरी नेटवर्क में डिवाइड हो गई, ये ब्रेक हो गई है कैपिलरी नेटवर्क में इस बोमेंस कैप्सूल के कप शेप डिप्रेशन के अंदर। इस पर्टिकुलर कैपिलरी नेटवर्क को आप जानते हैं ग्लोमेरुलस कहा जाता है। रीनल फिजियोलॉजी की एक यूनिक फीचर तो ये समझिए कि नॉर्मली जब आर्टीरियोल टूटती हैं कैपिलरीज में तो कैपिलरीज जुड़ करके वेन्यूल बनाती हैं या वेन बनाती हैं, मोटे तौर पे अगर कहते हैं। लेकिन यहाँ अनयूजुअल ये हो रहा है कि ये कैपिलरीज फिर जुड़ करके एक बार आर्टीरियोल ही बना रही है। और क्योंकि ये बोमेंस कैप्सूल से ब्लड को लेकर के जा रही है तो इसे इफरेंट आर्टीरियोल कहेंगे और इस वाली को आप आफरेंट आर्टीरियोल कहेंगे। और अब एक कैपिलरी नेटवर्क इस इफरेंट आर्टीरियोल के टूटने से बनेगा जो कि टिब्यूल्स को चारों तरफ से घेर लेगा और इसीलिए उसे पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क कहेंगे। रॉकेट साइंस नहीं है। और फिर ये जो कैपिलरीज है ये जुड़ करके वेन्यूल बनाएंगी।
यहां से हमें पता है कि एक ब्लड वेसल है, इसे वासा रेक्टा या कई बार स्ट्रेट आर्टीरियोल भी बोल दिया जाता है। ये जाएगी जो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में डीप जाएगी पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। ये ब्लड वेसल बड़ी स्पेशल है, इसे हम वासा रेक्टा कहेंगे। वासा रेक्टा के भी दो लिम्ब हैं। ये वेल डेवलप्ड होगी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, ये वेल डेवलप्ड होगी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। ध्यान दीजिएगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में या तो एब्सेंट होगी और अगर वो थोड़ा बहुत मेडुला में एक्सटेंड करते हैं तो पुअरली डेवलप्ड होगी। इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है। ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, ये इसका असेंडिंग लिम्ब है। वेसा रेक्टा में ये जो पूरा का पूरा पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क को अगर हम इससे कंपेयर करें तो केवल 1 to 2% ब्लड आता है। इसका मतलब मेडुला की ब्लड सप्लाई पुअर है। दूसरी चीज, यहां पर ब्लड फ्लो स्लगिश है, ब्लड फ्लो स्लो है। और तीसरी चीज कि ये काफी परमिएबल है। इसको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में याद रखिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से ये चीजें लोकेटेड है। अब कल भी मैंने आपको किसी एक डाउट में बताया था कि जब आप अपने पेज पर ये डायग्राम बनाए तो यहां से यहां पर एक लाइन खींच दीजिए। ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है ये आप अपने डायग्राम वाले पेज में खींचिए और वहां से पेज को मोड़ दीजिए। इस डॉटेड लाइन पर पेज को फोल्ड कर दीजिए। तो ये काफी कुछ अब रियल एनाटॉमिकल पिक्चर जैसा होगा। क्योंकि होगा क्या कि जैसे ही आप इसको यहां से पेज को मोड़ेंगे तो ये साइड में नहीं होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये अगर आप देखें, अगर मैं इसको यहां पर फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो लिम्ब है वो इसके ऊपर आएगा। लेट अस कॉल इट एज 1, इसको भी 1 कह देते हैं। और ये वाला जो लिम्ब है वो इसके ऊपर आएगा। क्या ये बात सही है? तो किडनी में देखिए कितनी एक्सटेंसिव काउंटर करंट है। दोनों लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में काउंटर करंट है, इसके बीच में भी काउंटर करंट है, इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है। और जब ये इसके जक्सटापोज्ड हो जाएगी तब हम कह रहे हैं कि इसके लिम्ब और इसके लिम्ब में भी काउंटर करंट है और इसके लिम्ब और इसके लिम्ब में भी काउंटर करंट है। और ये जो जगह है इसे आप मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहेंगे, इसे आप मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर रीनल फिजियोलॉजी में चलिए एक काम जरूर करिए। सबसे पहले ये कहते हैं कि होता ये है कि आपकी बॉडी फ्लूइड्स जो है, वर्टिब्रेट्स की जो बॉडी फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी करीब करीब आपकी एनसीईआरटी एक फिगर दे रही है, ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास होती है। और सब चीजें फिर जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ब्लड भी एक बॉडी फ्लूइड है, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब हम ये कहते हैं कि यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे ऑस्मो रिसेप्टर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मैं बहुत फंक्शनल डायग्राम्स बना रहा हूं। इस ऑस्मो रिसेप्टर में हमने ये कहा कि फ्लूइड भरी हुई है, उसकी भी ऑस्मोलैरिटी ये समझिए 300 है। दोनों आइसो ऑस्मोटिक या आइसोटोनिक है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब ये ब्लड इसके पास से निकलता है तो कोई फ्लूइड एक्सचेंज दोनों के बीच में नहीं होगा। अब आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से, ध्यान से पढ़िएगा उसको। अब मान लीजिए किसी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, किसी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, किसी वजह से फ्लूइड लॉस हो गया, बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई, तो ये जो ब्लड है ये हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और क्योंकि यहां से पानी बाहर निकल गया है, फ्लूइड लॉस है, तो ये थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। अब जब इस तरह का ब्लड, क्योंकि ये 300 मिली ऑस्मोल नहीं रहा, अब ये 300 में थोड़ा सा क्या हो गया? प्लस हो गया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यहां पर वाटर में आपको क्या लगता है क्या होगा? होगा ये कि वाटर अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा और यहां से पानी बाहर निकलेगा। और इसकी वजह से ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे बेटे? ये श्रिंक कर जाएंगे। और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर श्रिंक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये कह रही है आपकी एनसीईआरटी। और ये एक्टिवेट करके किसको एक्टिवेट करेंगे? हाइपोथैलेमस को। और जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करेगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे और क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन। किसके थ्रू करेगा? न्यूरोहाइपोफिसिस। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। न्यूरोहाइपोफिसिस किसे कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या लेना देना है हाइपोथैलेमस से? स्टोरेज और रिलीज सेंटर है हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन्स का। वो दो न्यूरो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन और एडीएच बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। और उन्हें सिक्रीट, स्टोर और सिक्रीशन कहाँ से किया जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। हाइपोथैलेमस से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहुंचते कैसे हैं? एक्सोनली ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये जो एडीएच है, इसका एक फंक्शन मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये एक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट पे। ये हमारे लिए अभी जरूरी है। तो हम जो अभी टॉपिक कर रहे हैं उसके लिए हमें एडीएच का एक फंक्शन चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम यूरिन को कंसंट्रेट कर रहे हैं। यूरिन कंसंट्रेशन का मतलब है कि यूरिन में जो पानी है उसको बाहर निकाल रहे हैं, और कंसंट्रेटेड यूरिन जो है यूरिनेट किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में पानी की कमी है और किडनी पानी बचाना चाहती है। सो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमने कहा, मान लेते हैं कि 1600 ml यूरिन आउटपुट है पर डे। मुझे पता है 1 से 1.5 लीटर है, लेकिन मैं आज सब चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो मैंने इसका थोड़ी सी लिबर्टी ली। मैंने कहा मान लीजिए 1600 ml एक नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, तो करीब 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा अपनी एनसीईआरटी में। इस यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए कम से कम 400 ml पानी चाहिए। कम से कम 400 ml पानी चाहिए। अगर 400 ml यूरिन आउटपुट है तो 25 से 30 ग्राम यूरिया एलिमिनेट किया जा सकता है, और अगर इतना यूरिन आउटपुट है तो ब्लड यूरिया बढ़ने की संभावना कम है। क्या यह बात समझ में आ गई? अब देखिए, मेरा मतलब यह था कि अगर मैं इसको 1600 को डिवाइड कर दूं 400 से तो कितना आएगा? 4 आएगा। और ये 4 आपको समझ में आ गया। आपको कैसे किया? आपने यूरिन को क्या किया? कंसंट्रेट। कहीं लाइन याद आ रही है एनसीईआरटी की? ह्यूमन किडनीज हैव द कैपेसिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन 4 टाइम्स। ये रहा बेटे, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां तक हमें समझ में आ गया कि ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके इसने कलेक्टिंग डक्ट को बना दिया है परमिएबल, और ये परमिएबल बना दिया है 2 चीजों के लिए, एक वाटर के लिए और दूसरा यूरिया के लिए। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। हमें ये समझ में आ गया कि इसने क्या किया, इस कलेक्टिंग डक्ट को परमिएबल बना दिया वाटर और यूरिया के लिए। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? एब्सोल्युटली क्लियर। आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहां पर मैं लिख देता हूं कि क्या प्रेजेंट है? एडीएच प्रेजेंट है, और एडीएच की प्रेजेंस में जो कलेक्टिंग डक्ट है वो परमिएबल है बेटे वाटर और यूरिया के लिए। यहां पर जो भी फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है बेटे? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ये आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ये है, तो कॉर्टेक्स में भी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इतनी ही होगी। आपको मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है, और ये ऑस्मोलैरिटी आपने 1200 कर देनी है। यहां तक अगर आपने यहां पर ऑस्मोलैरिटी 1200 कर दी तो यहां पर जो फ्लूइड आ रही थी शुरू में, जिसकी ऑस्मोलैरिटी 300 होगी, तो जैसे जैसे ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, और क्योंकि एडीएच प्रेजेंट है और एडीएच की वजह से कलेक्टिंग डक्ट परमिएबल है वाटर और यूरिया के लिए, तो आपको तो यहां पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है। अगर आपने इस जगह को यहां से ज्यादा हाइपरटोनिक कर दिया तो पानी अपने आप यहां से निकल के यहां आ जाएगा। क्या ये बात सही है? फिर मैंने आपको कल भी कहा था, बाल्टी डाल के पानी नहीं निकालना है, पानी अपने आप मूव करेगा। आपने तो इधर कुछ सोल्यूट इकट्ठा करना है, यहां की ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है, और यहां पर एडीएच प्रेजेंट होना चाहिए। एडीएच की प्रेजेंस में कलेक्टिंग डक्ट परमिएबल हो गया वाटर के लिए। आप यहां पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दीजिए, पानी अपने आप यहां से यहां आ जाएगा। अब जब पानी यहां से यहां आ जाएगा तो बचा क्या? तो बचा बेटे क्या? कंसंट्रेटेड यूरिन बचा। अच्छा, कितना कंसंट्रेट कर दें? उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी कर सकते हैं? 1200। नॉर्मल कितनी होती है? 300। तो 300 को 4 से मल्टीप्लाई करिए बेटे, क्या आएगा? 1200। फिर एक बार बात आ गई समझ में कि किडनी की जो कैपेबिलिटी है कितना है बेटे? 4 गुना कंसंट्रेट करने की। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए इस काम को अब खत्म करते हैं। इस काम को करें कैसे? तो काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम है, देखिए कैसे होता है। सो जिस टाइम पर इंडस्ट्रियल जो मैकेनिज्म है जिसमें आप काउंटर करंट एक्सचेंज की बात करते हैं, मल्टीप्लायर सिस्टम की बात करते हैं, उसकी शुरुआत एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। तो सबसे पहले यहां पर भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट होगा वो है थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहां से आप सोडियम और क्लोराइड, तो सोडियम को आपने एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और यहां पर आपने ये सोल्यूट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब जब आपने यहां पर ये सोल्यूट इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो आपने ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए आप आयन इकट्ठा कर रहे हैं, इसकी आयनिसिटी बढ़ रही है, आयन खराब हो सकते हैं।
तो सारा का सारी ऑस्मोलैरिटी 1200 पूरा किससे नहीं करनी है, सोडियम क्लोराइड से। थोड़ा काम उस काम से कर लीजिए जिसको हमने बताया था कि आप ऑस्मोलाइट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से यूरिया ले आइए, एडीएच प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू वाटर एंड यूरिया। तो यहां पर यूरिया मेनली किससे बेटे, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहां पर लिख देता हूं, तो मैंने कहा थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और दूसरा मैंने क्या कहा, कलेक्टिंग डक्ट से आपने यहां पर ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा दिया। ये प्री रिक्विजिट है। अगर यूरिन कंसंट्रेट करना है तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और आपसे पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो थिक सेगमेंट असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। बचा कुचा काम कौन करता है, कलेक्टिंग डक्ट करता है। यहां बढ़ गया, अब आपको पता है यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये ऑस्मोलैरिटी यहां पर बनी रहे। समस्या यह है, हमारी बॉडी में ब्लड का एक काम है होमियोस्टेसिस। सो ब्लड की मतलब यह है कि किसी भी चीज की कमी होती है, अगर टिश्यू के पास में अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी है तो ब्लड जाकर के ऑक्सीजन वह डिलीवर कर देता है, और CO2 अगर इकट्ठा हो गया तो उसे इकट्ठी नहीं होने देता, उसे रिमूव कर देता है। ये ब्लड का काम है। तो अगर आप यहां पर इतनी मेहनत से ये सब चीजें इकट्ठी कर रहे हैं तो ब्लड रिमूव कर देगा, और ब्लड रिमूव कर देगा। तो प्रॉब्लम अब केवल ये नहीं है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है, अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ गई है कि इस बढ़ी हुई मेडुलरी इंटरस्टिशियम ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन ज्यादा देर तक कैसे करें। फिर आपको याद आया वो वेसा रेक्टा, मैंने आपको बताया था यहां पर पुअर ब्लड सप्लाई है, इतनी तेजी से नहीं हटाएगा। और ब्लड फ्लो कैसा है बेटे, स्लगिश है, देख लीजिए वेसा रेक्टा। और वेसा रेक्टा में काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर सिस्टम देखिए किस तरह से। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस टाइम पर ये सोडियम क्लोराइड ये यहां से आया है बेटे, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, इसको कौन सा लिंब वेसा रेक्टा का पिकअप करेगा, बताइए इसके ऊपर कौन सा वेसा रेक्टा का लिंब है, ये वाला। तो इसका मतलब यह हुआ कि थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, सो यहां पर अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहां पर मैं इसको बिठा देता हूं समझाने के लिए। अब आप देखिए हो क्या रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो सोडियम क्लोराइड लेकर के आया गया, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां से जो सोडियम और क्लोराइड लेकर के आया गया, वो कहां गया बेटे, वो कहां गया, वो गया इसमें, इस वाले में, क्योंकि ये यहां पर आएगा। वो आया डिसेंडिंग लिंब ऑफ वेसा रेक्टा में। देखिए अपनी एनसीईआरटी खोल के यही कह रही है। और ये जो वेसा रेक्टा है डिसेंडिंग लिंब, इसको वापस कहां लेके जा रहा है, बजाय दूर ले जाने के इसको वापस कहां ले जा रहा है, डीप इनटू मेडुला। इसको कहां पर लेके जा रहा है, मेडुला में। और जैसे ही ये वापस आएगा तो असेंडिंग लिंब इसको वापस कर देगी। याद रखिए काफी परमिएबल है, और इसको मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वापस कर देगी। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम से उठाया, वापस मेडुला में ले गए, और असेंडिंग लिंब ने वापस कर दिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम को। सो फिर आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि असेंडिंग लिंब ऑफ वेसा रेक्टा इसको रिटर्न कर देगी टू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो इस वजह से ये थोड़ी ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगा। एक और चीज देख लीजिए यहां पर, अब एनसीईआरटी क्या कह रही है यहां पर, एक और बात ये कह रहे हैं कि यहां से जो यूरिया है, वो यूरिया बेटे कहां घुसा, वो यूरिया कहां घुसा, असेंडिंग लिंब में, इसकी थिन सेगमेंट में, यहां पर घुसा असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। वहां से कहां गया, डीसीटी, वहां से कहां गया बेटे, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में आपने मैकेनिज्म लगा रखा है, यूरिया वापस कहां पर आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ये दो लूप आपकी एनसीईआरटी कह रही है। अब मैंने मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा भी दी और इसे मेंटेन भी कर दिया, और एडीएच प्रेजेंट है। फिर मैंने आपसे कहा बाल्टी डाल के यूरिन निकालना नहीं है, हमने कहा ये तो अपने आप कंसंट्रेट होगा और 4 गुना हो जाएगा। ये है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब आप उस पैराग्राफ को ढंग से पढ़िए, उस सेक्शन को ढंग से पढ़िए जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा।